हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। तो जब भी हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में दो बेसिस होते हैं। फर्स्ट इज प्रोफाइलैक्सिस एंड सेकंड इज इम्यूनाइजेशन। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि वहाँ पे प्रिवेंशन है, और इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि वहाँ पे किसी तरह की जो होस्ट में है वो रेजिस्टेंस है, या फिर होस्ट के पास में इम्यूनिटी है। तो जब भी हम इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम जीन लेवल की बात करते हैं कि जेनेटिक मैनिपुलेशन हो रही है, या फिर वहाँ पे सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है, या फिर किसी तरह की कीमोथेरेपी की बात करते हैं कि हम सिस्टेमिक फंजिसाइड्स यूज कर रहे हैं। जब हम प्रोफाइलैक्सिस की बात करते हैं, वहां पे हम लेजिस्लेशन की बात कर सकते हैं, प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं, और इरेडिकेशन की बात कर सकते हैं। लेजिस्लेशन में जैसे कि क्वारंटीन आ गया, सीड इंस्पेक्शन आ गए। उसके बाद में जब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन आपके केमिकल मेथड्स के थ्रू होता है, या फिर आपके कल्चरल मेथड के थ्रू हो सकती है। उसके बाद में अगर हम बात करें इरेडिकेशन की, तो इरेडिकेशन में रोटेशन आ सकता है, क्रॉप रोटेशन, सैनिटेशन आ सकता है, या फिर हम ऑल्टरनेट या कोलेटरल होस्ट को हम इरेडिकेट कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट की, तो प्रिंसिपल्स में हमारे पास में जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो हैं एक्सक्लूजन, अवॉइडेंस, इरेडिकेशन, प्रोटेक्शन, इम्यूनाइजेशन एंड थेरेपी। एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है कि किसी चीज को आपने अपने फील्ड में आना अलाउ ही नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है, बाहर ही रखना है। अवॉइडेंस का मतलब है जो आपका पैथोजन है, अगर वो फील्ड में आ गया तो आप होस्ट के साथ उसको कांटेक्ट में नहीं आने दोगे। इरेडिकेशन का मतलब है कि अगर आपका पैथोजन होस्ट के साथ में कांटेक्ट में आ गया है, अब आपने उस पैथोजन को उस जगह से बाहर निकालना है, इरेडिकेट करना है। प्रोटेक्शन का मतलब है कि आपने किसी तरह के कोई केमिकल्स वगैरह यूज करके अपने होस्ट को बचाना है डिजीज से। इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि किसी तरह से कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन होगी, या फिर जो रेजिस्टेंट होस्ट है उनको आप यूज करोगे। और थेरेपी में आ जाते हैं जैसे कि ट्री सर्जरीज आ गई, या फिर आप कोई केमिकल्स यूज कर रहे हो अपनी क्रॉप को बचाने के लिए। तो ये बेसिक हमारे पास में 6 प्रिंसिपल्स हैं प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के। एक्सक्लूजन की बात करें, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक्सक्लूजन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पैथोजन का मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जो आपका पैथोजन है वो आपका बेसिकली फील्ड में ही ना आए। अब अगर आपका पैथोजन फील्ड में ना आए, तो उसके लिए हमारे पास में मेथड्स क्या क्या हैं? क्वारंटीन, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, सीड ट्रीटमेंट। अगर हम क्वारंटीन की बात करते हैं, क्वारंटीन का मतलब है कि कोई भी आपका जो ऐसा प्लांट मटेरियल है जहां पे आपको कोई भी पैथोजन वगैरह प्रेजेंट है, तो हमने क्या करना है, उस प्लांट मटेरियल की एंट्री हमने नॉन इन्फेस्टेड एरियाज में होनी नहीं देनी है। क्योंकि अगर वो मटेरियल नॉन इन्फेस्टेड एरियाज में आ गया जहां पे ऑलरेडी पैथोजन प्रेजेंट है, तो वहां पे भी वो डिजीज कॉज करेगा। उसके बाद में है इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन। जब हम इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो आपको पता है कि जो भी आपके सीड्स वगैरह हैं, हमेशा उनको पीरियोडिकली इंस्पेक्ट किया जाता है डिजीज की प्रेजेंस के लिए, है ना। जैसे कि सीड्स के थ्रू बहुत सारी डिजीज डिसेमिनेट होती है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट किए जाते हैं। जैसे कि सीड हो गए, ट्यूबर हो गए, ग्राफ्ट हो गए, बल्ब हो गए, इन सबको हम क्या करते हैं, हीट गैस या फिर केमिकल ट्रीटमेंट्स देते हैं। तो बेसिकली ये जो मेथड है, ये एक्सक्लूजन के लिए तो आपका मेन बेसिस है। नेक्स्ट है कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें। तो जैसे हम प्लांट क्वारंटीन की बात करते हैं, तो एक इंटरस्टेट जो हमारा क्वारंटीन है वो आपका दार्जिलिंग हिल से प्रेजेंट है। किस चीज के लिए? पोटैटो वॉट डिजीज के लिए, जो आपका सिनगाइट्रियम एंडोबाइटिकम से होता है, ताकि जो पोटैटो वॉट है वो बाकी के एरियाज में स्प्रेड ना करे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अवॉइडेंस की, अवॉइडेंस का बेसिक सा प्रिंसिपल क्या है कि होस्ट और पैथोजन के बीच में क्या है, कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या सोच के चल रहे हैं कि जो आपका पैथोजन है, जो आपने एक्सक्लूजन के बैरियर थे उसको उसने क्रॉस कर लिया, अब हम चाहते हैं कि वो होस्ट के साथ कांटेक्ट में ना आए। तो यहाँ पे जो बेसिक हमारे पास में प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल एरिया जो होगा, वो हम सिलेक्शन कैसे करेंगे कि जो आपका बेसिकली क्रॉप के लिए कौन सा ऐसा क्लाइमेट है जो आपका सुटेबल है ना। कई बार क्या होता है, जो क्लाइमेट आपको क्रॉप के लिए सुटेबल होता है वो पैथोजन की एक्टिविटी के लिए भी सुटेबल होता है। तो अगर आप वहां पे क्रॉप लगाओगे तो आपको फायदा नहीं रहेगा। उसके अलावा सिलेक्शन ऑफ फील्ड, है ना। तो जब भी हम सिलेक्शन ऑफ फील्ड करते हैं, तो वहां पे हम बात करते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, फील्ड्स में ऑलरेडी कुछ डिजीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल विल्ट ऑफ पोटैटो है, विल्ट ऑफ पिजन पी है, अर्गट है। तो ये सारे क्या करते हैं, अगर यहाँ पे ऑलरेडी आपके सॉइल में ये डिजीज वगैरह या पैथोजन प्रेजेंट है, तो वहां पे हम उन क्रॉप को, जो फेवरेबल क्रॉप है पैथोजन के लिए, उन क्रॉप्स को नहीं लगाते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं चॉइस ऑफ टाइम ऑफ प्लांटिंग की, तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी डिजीज क्या होती है उस टाइम पे आती है जब ससेप्टेबल स्टेज होगी प्लांट की, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हम डेट ऑफ प्लांटिंग को चेंज कर सकते हैं। कुछ हमारे पास में डिजीज एस्केपिंग वेराइटीज होती हैं। जो एस्केपिंग वेराइटीज होती हैं बेसिकली वो टॉलरेंट नहीं होती हैं,
बट उनके कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर जाती है, डिजीज को अवॉइड कर जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्राउंडनट वेराइटीज की, तो अगर ग्राउंडनट वेराइटीज की इरेक्ट हैबिट है तो वो में कम डैमेज होती है लीफ स्पॉट्स की। उसके अलावा क्या है कि जैसे इंसेक्ट फैक्टर्स हैं वो भी बहुत सारे डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम अवॉइडेंस की बात करें तो जैसे कि ज्योग्राफिकल एरिया की हम बात कर रहे थे, तो वहां पे सबसे कॉमन एग्जांपल है बीन एंथ्रेक्नोज का, कि जो बीन एंथ्रेक्नोज है वो बेसिकली वेट एरियाज में क्या है, बहुत ही कॉमन है। तो सीड्स को, जो भी सीड्स वहां पे प्रोड्यूस होंगे वो जनरली इन्फेक्टेड होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो आपके सीड प्रोडक्शन है बीन के लिए, वो हमेशा हम क्या करते हैं, ड्राई एरियाज में करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पट की या फिर अर्गट ऑफ पर्ल मिलेट की, तो वो भी वहां पे आपका सीरियस होता है जहाँ पे रेन्स होती हैं, है ना। फ्लावरिंग के बाद में एकदम से रेन्स हो जाएंगे तो वहां पे आपका बेसिकली स्मट और अर्गट पर्ल मिलेट का बहुत कॉमन है। तो इसीलिए अगर हम कोई भी क्रॉप वहां पे लगाएंगे तो वहां वो प्रॉफिटेबल नहीं होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कर्ली टॉप इन शुगर बीट की, तो बेसिकली लीफ हॉपर से ट्रांसमिट होता है ना, वायरल डिजीज जो है। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, जो आपके लीफ हॉपर्स हैं उनका कंट्रोल करेंगे। वैसे अगर हम बात करेंगे बीन येलो मोजाइक वायरस की, तो ये आपके बीन ग्रोइंग एरियाज में बहुत ही कॉमन वायरस है। तो जो भी आपके वायरल डिजीज होते हैं उन सब में हम क्या करते हैं, वेक्टर कंट्रोल करते हैं बेसिकली। फिर बात करें इरेडिकेशन की, इरेडिकेशन में बेसिकली क्या है कि जो इनोकुलम पहले से प्रेजेंट है हमारी फील्ड में, उसको हमने क्या करना है, वहां से बाहर निकालना है, रिमूव करना है। बट अगर हम बात करें टोटल इरेडिकेशन की, तो टोटल इरेडिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमारा एम क्या रहता है कि हमने इनोकुलम डेंसिटी को क्या करना है, इतना कम करना है कि वो इतनी ज्यादा डैमेज कॉज ना करे जितनी वो कर सकता था। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एक तो क्रॉप रोटेशन, या फिर पैथोजन का बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारे पास में ऑलरेडी डेब्री है, वहां पे अगर प्लांट पैथोजन वगैरह प्रेजेंट है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, उस डेब्री को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या फिर जो भी प्लांट मटेरियल है वहां पे सॉइल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या केमिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो जब भी हम इरेडिकेशन की बात करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करते हैं, तो उसमें हम कुछ माइक्रोब्स को यूज करते हैं, ठीक है। और वो जो माइक्रोब्स है उनका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है सॉइल पैथोजन के ऊपर। क्रॉप रोटेशन की बात करें तो कुछ आपके पैथोजन ऐसे हैं जो स्पेसिफिक फैमिली की क्रॉप के ऊपर ही अटैक करते हैं। तो अगर हम वहां पे फैमिली चेंज कर दें तो वो अल्टरनेट जो फैमिली की क्रॉप्स है उनके ऊपर अटैक नहीं करते हैं, तो वहां पे जो क्रॉप रोटेशन है वो बहुत ही ज्यादा आपका इफेक्टिव होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, क्रॉप रोटेशन सिर्फ नैरो होस्ट रेंज के लिए इफेक्टिव है। अगर हम बात करें कि कोई ऐसा पैथोजन है जिसकी बहुत ही वाइड होस्ट रेंज है, तो वहां पे क्रॉप रोटेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी आपका अगर डेबरी है जहाँ पे डिजीज प्लांट्स हैं, या फिर कुछ पार्ट्स में अगर आपको डेबरी में पैथोजेंस प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए उस पार्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। या फिर आपने रोगिंग सुना होगा, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है रोगिंग, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो डिजीज प्लांट है या फिर जो ऑर्गन है उन सबको हम क्या करते हैं, वहां से हटा देते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास में कोलेट्रल होस्ट है या फिर हमारे पास में ऑल्टरनेट होस्ट है, उन सबको हम रिमूव कर देते हैं या इरेडिकेट कर देते हैं। फील्ड सैनिटेशन इस केस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर फंजाई की या फिर निमेटोड्स की, अगर वो सॉइल में प्रेजेंट है तो हम सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट नेमेटिसाइड की, जो प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड्स हैं, उसके लिए हमारे पास में बहुत सारे नेमेटिसाइड्स अवेलेबल हैं। वैसे अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस के लिए हमारे पास में बहुत सारे फंजिसाइड्स अवेलेबल हैं जिसके साथ में हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में बेसिकली क्या है, हम केमिकल ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। तो केमिकल्स को हम बेसिकली इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि वो क्या करें, डायरेक्टली जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसके ऊपर एक्ट करें। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं केमिकल्स की, केमिकल्स को हम कई बार स्प्रेज की फॉर्म में देते हैं, डस्ट की फॉर्म में देते हैं, या फिर सीड ट्रीटमेंट की फॉर्म में देते हैं। तो जो आपका स्प्रे के लिए आप यूज कर रहे हो, या डस्ट के लिए एज अ डस्ट यूज कर रहे हो, या सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हो, वो आप क्यों कर रहे हो, अपनी क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो बेसिकली उनको हम प्रोटेक्टिव केमिकल्स बोल देते हैं। अगर आपने उस केमिकल को किसी पैथोजन को इरेडिकेट यूज करने करने के लिए यूज किया है तो उसको हम इरेडिकेंट्स बोल देते हैं। इसके अलावा अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो केमिकल ट्रीटमेंट्स आपके बहुत सारे डिजीज के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर जो आपके इंसेक्ट वेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। या फिर कई बार क्या किया जाता है, होस्ट न्यूट्रिशन को अगर मॉडिफाई करना है तो उसके लिए भी आपको पता है नाइट्रोजन दिया जाता है, पोटेशियम दिया जाता है, या फिर फास्फोरस दिया जाता है। इम्यूनाइजेशन की बात करें तो इम्यूनाइजेशन में हमारे पास में
बेसिक सा ये है कि हमें होस्ट के अंदर क्या आना चाहिए, रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो अब इम्यूनाइजेशन के लिए आपको पता है कि रेजिस्टेंट वेराइटीज यूज की जाती हैं या फिर टॉलरेंट वेराइटीज यूज की जाती हैं। अभी जो आपकी रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं ये कई बार क्या किया जाता है, जीन्स को मैनिपुलेट किया जाता है बायोटेक के थ्रू और उन वेराइटीज को यूज किया जाता है। या फिर हम कीमोथेरेपी के थ्रू क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को लाते हैं, या फिर हम पोस्ट न्यूट्रिशन को चेंज करते हैं ताकि हमारे पास में रेजिस्टेंस आए। तो जैसे कि रेजिस्टेंट वेराइटीज की बात करें तो जैसे स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट है, रस्ट ऑफ ड्राई बीन है, या राइजोक्टोनिया रूट रॉट है शुगर बीट का, उसके लिए हम रेजिस्टेंट वेराइटीज यूज कर सकते हैं। अब ये जो आपकी रेजिस्टेंट वेराइटीज है, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी रेसेस ऑफ पैथोजन के लिए वो इक्वली इफेक्टिव हों। कुछ आपकी कुछ ही रेसेस ऑफ पैथोजन के लिए इफेक्टिव होती है, कुछ बहुत सारी रेसेस ऑफ पैथोजन के लिए इफेक्टिव होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें थेरेपी की, तो थेरेपी हमारे पास कीमोथेरेपी हो सकती है, थर्मोथेरेपी हो सकती है। तो जब हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो हम केमिकल ट्रीटमेंट्स को यूज करते हैं ताकि हम पैथोजन को वहां से इरेडिकेट कर सकें। और अगर हम बात करते हैं हीट या फिर थर्मोथेरेपी की, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जो आपका प्लांट्स हैं वो कुछ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, है ना। और वो जो टेम्परेचर आपका बेसिकली वो डेथ पॉइंट होता है पैथोजन के लिए, तो हीट को यूज किया जाता है टू डिस्ट्रॉय दी पैथोजन। ट्री सर्जरी भी इसमें आता है। ट्री सर्जरी में बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके लार्ज फ्रूट ट्रीज वगैरह हैं वहां पे क्या होता है, कई बार अगर कोई पार्ट आपका डिजीज्ड है तो हम उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं, स्क्रैप कर देते हैं, और फंजीसाइडल पेस्ट के साथ में उसको हम कवर कर देते हैं जो भी आपका वुंड वाला पोर्शन होता है। तो बेसिकली हमारे पास में ये जो जितने भी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, ये बेसिकली प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जो यूज किए जाते हैं। थैंक यू।